नमस्कार, एक बार फिर आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज फिर दोबारा से मैं लेकर आया हूं आपके सामने बेहतरीन और शानदार टॉपिक। वास्तव में सबसे बड़ा जो महत्व है वो है ट्रिक मेथड का। ट्रिक मेथड का अर्थ होता है यानी कि हमारे समय की बचत और आंसर भी हमारा बिल्कुल सटीक आता है। जैसे आज के कॉम्पिटिटिव इस दौर में सबसे बड़ी एग्जामिनर जो डिमांड चाहता है वो क्या है कि बच्चा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को राइट करे, है ना, यानी कि सही आंसर हमें दे। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो वास्तव में कुछ हमारी इमेजेस से संबंधित है। इमेज का अर्थ हुआ यानी कि अलग अलग तरह की ज्योमेट्रिकल शेप्स यानी कि ज्यामितीय आकृतियां। तो ये ज्यामितियों पर आधारित ज्यामितीय आकृतियों पर ज्योमेट्रिकल शेप्स पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं आज के, बेहद इंपॉर्टेंट और शानदार रहने वाले हैं। जैसे मान लो कि कभी ऐसा हो कि आपसे कोई एक आकृति देकर और ये पूछा जाए कि इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग कितने होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही, मैं बात कर रहा हूं आज हमारे काउंटिंग ऑफ फिगर्स के बारे में। एसएससी, DSSB या वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, रेलवे, बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही शानदार, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हमारा कोई भी पुलिस फोर्स का एग्जाम हो या फिर वो हमारा सेंट्रल पुलिस फोर्सेस या कोई भी हमारा वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एक से दो सवाल हमेशा हमें दिखाई देते हैं। तो आज की शुरुआत सबसे पहले हम लोग करते हैं दोस्त काउंटिंग ऑफ फिगर के पहले सेक्शन जिसे कहा जाता है हाउ टू फाइंड स्क्वायर यानी कि वर्ग की गणना कैसे की जाए। अब सबसे पहला मुद्दा ये आता है कि सर वर्ग किसे कहा जाता है, व्हाट इज स्क्वायर, स्क्वायर किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिए। जैसे आज मैं सबसे पहले बात करता हूं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर का हिंदी अनुवाद होता है जिसे कहा जाता है वर्ग। क्या कहते हैं दोस्त? वर्ग। वर्ग का अर्थ होता है यानी कि एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और हर भुजा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल विद ईच अदर एंड ईच साइड मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। हर एक भुजा 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। ध्यान से समझिए और गौर से देखिए। आज अगर मैं वास्तव में आपसे बस ये पूछूं कि भाई आप मुझे ये बताएं कि इस दी गई आकृति में कितने स्क्वायर होंगे, हाउ मेनी स्क्वायर्स, तो दोस्त आपका आंसर आएगा 1। कि सर यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो होगा 1 यानी कि 1। और ऐसा क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि बहुत छोटी सी शेप है, राइट, यानी कि बिल्कुल एकदम स्मॉल फिगर है। जैसे ही आपने इमेज को देखा 1 सेकंड से भी कम में आपका आंसर आ गया कि 1 होगा। लेकिन जैसे ही अब मैं बात करता हूं स्क्वायर के बारे में, इस फिगर के विषय में, यानी कि यहाँ कितने होंगे, तो आपका आंसर आएगा निश्चय ही 4 या कुछ बच्चों का आंसर आएगा 5। तो गिनकर देखते हैं कितने होंगे। ध्यान से देखा, ये है 1 2 3 4, 4 तो हमें दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद ये एक बड़े वाली जो इमेज हमारे सामने बनी तो ये हो गया 5, यानी कि यहाँ होंगे टोटल हमारे 5। तो 4 नहीं, इसमें 5 होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड में, एक हमारे दिमाग में कोई चीज चल रही है कि सर 4 को जोड़कर भी इसका मतलब एक नया बनेगा। डेफिनेटली बनेगा भाई। तो यहां पर हो गए टोटल 5। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी हमने आंसर में ढूंढ लिया। लेकिन जब मैं यही चीज आपसे पूछने का प्रयास करता हूं यहां, अर्थात इस वाले सेक्शन में, कि यहां क्या होगा, तो एक बार आप ध्यान से समझ लो और गौर से देख लो। जैसे भाई इसमें पूछा जाए कि यहां नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, यानी कि आकृतियों की गणना करने में सबसे अहम योगदान होता है आपकी ऑब्जर्वेशन का। अब अगर मैं इसे गिनकर निकालना चाहूँ, ठीक है, यानी कि मैं 1 बाई 1 एक एक करके इसे मैं ढूंढना शुरू करूँ, तो कैसे मेरा आंसर आएगा, आप ध्यान से देखिएगा। ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो मुझे यहाँ छोटे वाले दिखाई दे रहे हैं। अब 9 के बाद यहाँ एक बना ये जिसे कहते हैं 10, यानी कि ये हो गया 10। फिर ये हुआ यहाँ पर 10 के बाद 11, ये हुआ यहाँ पर 12, ये हुआ यहाँ पर 13 और एक ये हुआ सबसे बड़े वाला 14। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो होंगे वो कितने होंगे, 14। लेकिन एक बात आपने नोटिस की कि जिस तरीके से हम यहाँ काउंटिंग करना चाह रहे हैं, है ना, एक एक करके अगर हम काउंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ एक चैलेंज बढ़ जा रहा है। वो क्या है कि जैसे जैसे क्वेश्चन का स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ रहा है। क्वेश्चन में समय ज़्यादा लग रहा है ना, हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो ज़्यादा जरूरी क्या है, यानी कि ट्रिक मेथड की हेल्प लेकर समय को बचाना। तो पहला फर्स्ट लॉजिक आप समझो, ये तो तब हालात हैं जब हमने केवल यहाँ छोटी सी फिगर को देखा, लेकिन अगर इससे बड़ी फिगर हम देखें तो फिर तो हमें बहुत ज़्यादा इसका लॉस होगा, जैसे टाइम का ज़्यादा लॉस होगा। उदाहरण के लिए अगर अब मैं आपसे ये पूछ लूँ कि जहाँ
4x4 का सेक्शन हम लोग बना रहे हों, तो जैसे ये हो गया यहाँ पर 1, ये हुआ 2 एंड दिस इज 3, 4 सेक्शंस, उसके बाद ये है 1, ये है 2 एंड दिस इज 3। अब यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि इस दी गई आकृति में हमारे स्क्वायर्स कितने होंगे, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक बार मैं गिनकर दिखाता हूँ, फिर ट्रिक के महत्व को भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे ये है 1 2 3 4 और 4 4 जा 16, क्योंकि उसके जैसी 4 लाइंस टोटल हैं, तो यानी कि 16 तो हमने यहाँ से ढूंढा। 16 के बाद ये हुआ 17 18 19 20 21 और ये हुआ 22 23 24 और ये हुआ 25 25 25 के बाद 26 27 28 29 और ये सबसे बड़े वाला हुआ 30। यानी कि यहां पर जो हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं वो कितने निकले दोस्त? 30, यानी कि 30। दैट मीन्स इट इज टेकिंग सो मच टाइम। क्या ले रहा है? बहुत ज़्यादा टाइम। दैट वी डोंट हैव दैट टाइम दैट वी स्पेंट ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। हमारे पास इतना समय कहाँ है कि हम एक ही सवाल में इतना सारा समय दें। इसीलिए जरूरी हो जाता है ट्रिक मेथड को गौर से सीखना। और ट्रिक मेथड का अर्थ है, यानी कि जब भी कभी अब आपको यहाँ ट्रिक मेथड में क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना हो, तो सबसे पहले आप यहाँ एक काम करेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से आप देखिएगा। जब भी ट्रिक मेथड का आप यूज करेंगे दोस्त, तो आप यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ आप पहली कंडीशन देखेंगे, यानी कि व्हेन, यानी कि जब नंबर ऑफ रो, व्हेन नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो और कॉलम्स का अर्थ क्या हुआ? यानी कि जब नंबर ऑफ रो का मतलब हुआ, यानी कि 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2, क्योंकि रो हमेशा काम करती है 180 डिग्री पर और कॉलम हमेशा रहते हैं 190 डिग्री पर। तो यानी कि यहाँ पर रो की जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 2 और जो कॉलम की हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 2। तो जहाँ ये कंडीशन आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप क्या करेंगे? छोटे नंबर से स्क्वायर करते हुए बड़े नंबर के स्क्वायर की तरफ आप बढ़ेंगे और इन सभी को आपस में आप जोड़ देंगे। तो जैसे हमने किया 1 का स्क्वायर, तो ये हुआ 1, फिर हम करते हैं +2 का स्क्वायर, तो ये होगा 4, आंसर आएगा 5। यानी कि जो चीज़ हमने काउंट करके, जिस चीज को हमने फाइंड आउट किया था समय लगाकर, एक एक कर ढूंढ कर, तो अब हमने उसको यहाँ ढूंढ लिया ट्रिक मेथड की हेल्प से। आंसर भी राइट आया और यहाँ समय भी कम लगा। यही वो चीजें हैं, जब हम इन्हें सीखना शुरू करते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जैसे अब अगर मैं बात करूं, तो ये है यहाँ 1 2 एंड दिस इज 3, तो ये है 1 2 और ये हो गया 3। तो इसका मतलब अगर मैं रो की हाईएस्ट वैल्यू की बात करूं तो 3 और कॉलम की हाईएस्ट वैल्यू की मैं बात करूं तो भी 3। तो जब हम यहाँ हमारा आंसर ढूंढेंगे तो हम करेंगे नंबर्स का स्क्वायर और उन्हें हम आपस में जोड़ देंगे। तो अर्थात मेरा जो आंसर है दैट्स विल बी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस हम कर देंगे 3 स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर बनेगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर होगा 4 प्लस 3 स्क्वायर होगा 9, यानी कि 9 और 4 13 और 1 हुआ 14, यानी कि 14। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बनेगा 14। इज दैट क्लियर और नॉट? यानी कि एकदम शानदार और जबरदस्त आंसर हमने ढूंढा है ट्रिक मेथड की हेल्प से। अर्थात यानी कि जब हम यहाँ इस दी गई परिस्थिति में यही सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं, उदाहरण के लिए जैसे 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर भी हम करते हैं 1 2 3 एंड 4। रो की हाईएस्ट वैल्यू है 4 और कॉलम की भी हाईएस्ट वैल्यू है 4। जहाँ जब हम कॉन्सेप्ट में अपना वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम बिल्कुल सेम पैटर्न, यानी कि स्क्वायर करके हमें आपस में जोड़ना होगा। अर्थात हम रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। जैसे ही हम इन सबको आपस में प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सॉल्यूशन करने पर मिलेगा 30, अर्थात 30, यानी कि राइट आंसर। देखो
सबसे पहले बात को गौर से समझिए, जरूरी क्या है। जरूरी है पहले बेसिक समझना। हमने बेस को क्लियर किया 1 बाय 1 काउंट करके। फिर जरूरी है चीजों को ट्रिक मेथड की सहायता से रिलेट करते हुए अपने समय को आसान बनाना, अपने समय की बचत करना, राइट, यानी कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को इजी बनाना। अब आज हम बात करते हैं हमारे सेकंड यानी कि उस ट्रिक मेथड के बारे में, जब यानी कि व्हेन नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो, तो तब हम किस तरह से क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कभी अगर आपके एग्जाम में कोई परिस्थिति ऐसी बनती है कि जहां आपसे पूछा जाए कि इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, तो जैसे ये हुआ यहाँ 1, ये हुआ यहाँ 2 एंड दिस इज 3, और यहां अगर ढूंढने का प्रयास करें तो ये है 1 एंड दिस इज 2। मान के चलो कि सारे के सारे जो मैंने यहां बनाए हैं वो हमारे वर्ग ही हैं। लाइन थोड़ी ऊपर नीचे या डिसबैलेंस हो सकती है, सो फॉर दैट यू मैनेज, ठीक है, उसके लिए आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे और जानने का प्रयास भी आप करेंगे। नाउ यू टेक योर टाइम, है ना, एंड ट्राई टू फाइंड दैट हाउ मेनी शेप्स आर हिडन देयर, ठीक है। आप ढूंढने का, समझने का या सीखने का आप प्रयास करें कि इसमें लगभग कितनी हमारी जो इमेजेस हैं वो छिपी हुई हैं। कोई बात नहीं, हमेशा जब भी हम किसी चीज को ढूंढते हैं तो उसमें लगता है समय। क्या लगता है बेटा? समय लगता है ना। और मैंने कहा कि समय की तो बचत ही हमें करनी है। तो हम अभी एक काम करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी कि टोटल जो हमारी शेप्स यहाँ हो गई वो लगभग कितनी शेप्स हमारी हमें मिली? 12, यानी कि 12। अब इन 12 शेप्स के लिए ये पहला 12 के बाद ये हुआ यहाँ पर 13, ये हुआ 14 एंड दिस वन इज 15, दिस वन इज 16, दिस वन इज 17 एंड दिस वन इज 18, 18, यानी कि टोटल हुए 18। 18 के बाद अब यहाँ 3 3 के रेशो में जो मौजूद हैं, 18 के बाद ये हुआ 19 और ये हुआ यहाँ पर 20, यानी कि 20। ये सबसे बड़े वाला आप वर्ग में कंसिडर मत करना, क्योंकि यहाँ सिमेट्री जो है वो बदल गई है। तो यहाँ पर हो गए हमारे टोटल 20, यानी कि 20। और जैसे ही हमने ये टोटल 20 फाइंड आउट किए तो हमें ये आभास हुआ कि ये ढूंढने में हमारा बेहद लंबा समय लगा है, यानी कि हमारे समय की जो है इसमें खपत हुई है। तो जरूरी क्या है अब? यानी कि समय को बचाना। तो अब आप अपने समय की बचत कैसे करेंगे? आप टाइम को कैसे बचाएंगे? यानी कि ट्रिक मेथड की हेल्प लेकर। अब यहाँ ट्रिक मेथड का इस्तेमाल करने का मेरे पास में पहला तरीका ये है कि मैं यहाँ रो और कॉलम की अलग अलग पहले काउंटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, ये है 1 2 3 और ये हुआ 4, ठीक है। दिस इज 1 2 3 एंड 4। और यहाँ हम बात करते हैं 1 2 एंड दिस इज 3। तो अगर आज हम रो की हाईएस्ट वैल्यू की बात करें तो रो की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 4। और अगर हम कॉलम की हाईएस्ट वैल्यू की बात करें तो कॉलम की हाईएस्ट वैल्यू है 3। देखो, रो की हाईएस्ट वैल्यू है 4 और कॉलम की हाईएस्ट जो वैल्यू है वो है 3। तो कैसे अब आप अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे? इसका क्या तरीका होना चाहिए, ये अब आप थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे से देखें। जहां ये परिस्थिति आपके सामने बन जाए तो तब आप 4 की मल्टीप्लाई कीजिए 3 में। तो जब आप 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में और इसे आप प्लस कर देंगे, सबको आपको जोड़ते हुए भी चलना है, तो प्लस कर देंगे 3 की मल्टीप्लाई आप 2 में, तो 3 की मल्टीप्लाई की 2 में, फिर आप प्लस करते हैं 2 की मल्टीप्लाई 1 में। और जैसे ही आप ये आंसर फाइंड आउट करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 4 3 जा 12 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2। तो 12 6 18 और 2 आपका आंसर बनेगा 20। अर्थात जो 1 बाय 1 आपने काउंट करके फाइंड आउट किया वो आप आसानी से यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले के माध्यम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले से भी आपका जो आंसर है वो यहाँ पर दोस्त बनाया जा सकता है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, क्या इसी को और किसी अलग तरीके या माध्यम से भी किया जा सकता है? देखो, चीजों पर पकड़ होनी चाहिए। वट एक्चुअली आई वॉन्ट टू टेल, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन द मैथड्स, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट।
आपकी पकड़ होनी चाहिए कॉन्सेप्ट पर। देखो पहला तरीका मैंने क्या बताया कि जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकालते हैं, लेकिन आई हैव वन मोर मेथड, एक और है। उदाहरण के लिए अब अगर आज की क्लास में मैं एक चीज आपको बता दूं मेरे भाई, तो आप कहोगे कि सर ये क्या बता दिया, ये तो मजा आ गया। कैसे? ध्यान से देखो। जैसे मान के चलो कि मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि केवल इस इसमें कितने होंगे। क्या क्या मैंने कहा कि जहां केवल 3-3 का रेशो हो। आप इसे देख सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक केवल 3-3 का रेशो है। नंबर ऑफ रोज हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी दिए गए हैं 3। जैसे दिस इज 1 2 एंड 3 एंड दिस इज 1 2 एंड 3, यानी कि ये भी 3 है और वो भी 3 है। क्लियर हो गया? ठीक है, ध्यान से आप देखें, जहां 3-3 का रेशो हो, है ना, ध्यान से आप समझेंगे। हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम सबसे पहले फोकस करें हमारे एक कॉन्सेप्ट मेथड पर। क्या कहता है? फोकस कीजिएगा। जैसे यानी कि ये जो वैल्यू आपको दी गई है, यानी कि 3 और 3, जैसे यहाँ 3-3 का रेशो है, तो हम ये समझते हैं कि सर इसमें होगा टोटल 14। कैसे हमने ये समझा? ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर होगा 1 2 3 1 2 3, तो यानी कि कितना हुआ? 14, यानी कि 14। इसमें 14 होंगे। इसके बाद मैं ये देखता हूं कि अगर यहां से लेकर यहां तक टोटल 14 है, और जैसे ही मैंने अपना हाथ पीछे किया, ठीक है, जैसे ही मैंने अपना हाथ पीछे किया तो यहां मुझे कुछ एक्स्ट्रा शेप्स दिखेंगी, कुछ अलग अलग शेप्स मुझे मिलेंगी। तो मैं क्या करूंगा कि इनकी मैं काउंटिंग कर लूंगा। जैसे ये हुआ 1, यहां पर मुझे दिखा 2, और ये मैंने काउंट किया 3। तो जैसे ही मैंने ये 3 यहां पर काउंट किए, तो हम क्या करेंगे, इन्हें आपस में ऐड कर देंगे। उदाहरण के लिए जैसे 3 जमा 2 5 और जमा 1, 3 और 2 5 और 1 6। इसे बेसिक वैल्यू में ऐड कीजिए, आपका आंसर आएगा 20, एंड दिस इज द राइट आंसर। राइट, एकदम शानदार तरीके से मैंने यहां 2 तरीके आपको सिखाए, है ना। यहां मैंने 2 तरीके, 2 चीजें आपको समझाई। पहला तरीका था कि किस तरीके से काउंटिंग की जाए, कैसे हम फॉर्मूले का यूज करें, एंड द अनदर वन इज दैट हाउ यू मेक एवरीथिंग वेरी इजी बाय रिलेटिंग देम विद द प्रीवियस मेथड या प्रीवियस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि बहुत शानदार तरीके से चीजें आपको समझ में आई होंगी। ऐसी ही शानदार ट्रिक्स के लिए आप हर क्लास में प्रेजेंट रहें। जितने भी चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जुड़ना ना भूलें। ऐसी ही ट्रिक्स के लिए मैं शुभम हमेशा आपके लिए तैयार हूं, कुछ नई चीजें सिखाने के लिए, कुछ नए चीजों को आपको बताने के लिए। तो मिलता हूं फिर अगली क्लास में इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।